नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पिछले 4 महीने से हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में अब राजधानी इंफाल में बचे तकरीबन 10 परिवार को सरकार ने वहां से निकाल दिया है। जानकारी के मुताबिक इन 10 कुकी परिवार को इंफाल के न्यू लामुलेन इलाके से निकालकर पहाड़ों में शिफ्ट किया गया है। ये कुकी परिवार यहाँ दशकों से रह रहे थे। 4 महीने पहले मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद कहीं और नहीं गए थे। हालांकि कुकी समुदाय ने आरोप लगाया है कि उनके आवास से उनको जबरन निकाला गया है। इम्फाल में कुकी इलाके की सुरक्षा करने वाले स्वयंसेवकों में से एक एस प्राइम बैफे ने पीटीआई को बताया कि एक टीम 1 और 2 सितंबर की मध्य रात्रि में इम्फाल के न्यू लामुलाने आई थी और इम्फाल में कुकी इलाके के अंतिम बचे निवासियों को जबरन उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। यहाँ तक 24 लोगों को अपना सामान पैक करने का समय नहीं दिया गया और हमें केवल पहने हुए कपड़ों के साथ वाहनों में ले जाया गया। बता दें, इससे पहले इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 300 आदिवासी परिवार जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से जगह छोड़ चुके हैं। प्रेस की आज़ादी को दबाने की कोशिश में भाजपा के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम की धारा 66(a) के तहत एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की फैक्ट फाइंडिंग टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और 3 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन पर करीब 4 महीने से अधिक समय से जातीय संघर्ष का दंश झेल रहे राज्य में स्थिति और बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया गया है। बता दें, एडिटर्स गिल्ड ने हाल में दावा किया था कि मणिपुर में जातीय हिंसा पर मीडिया में आई खबरें एक तरफा हैं। इसके साथ ही उसने राज्य नेतृत्व पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया था। बता दें, मणिपुर में बीते 3 महीने से जारी जातीय संघर्ष की मीडिया रिपोर्ट्स को देखने के लिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की एक टीम मणिपुर गई थी। इसमें 3 सदस्य शामिल थे। सरकार ने इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। सरकार का आरोप है कि ये टीम जो भी प्रस्तुत कर रही है वो झूठा और मनगढ़ंत है। कर्नाटक में कांग्रेस लगातार जोर शोर से चुनाव की तैयारियों के तहत विपक्षी दलों यानी बीजेपी और जेडीएस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश में लग गई है। कांग्रेस पार्टी के सूत्र पूरे विश्वास के साथ दावा करते हैं कि बीजेपी और जेडीएस के 20 से ज्यादा विधायकों से संपर्क किया जा रहा है और चर्चा अंतिम चरण में पहुंच रही है। इस बीच विपक्षी बीजेपी और जेडीएस नेता अपने सदस्यों के पलायन को रोकने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। दूसरी ओर सत्तारूढ़ कांग्रेस नेतृत्व आश्वस्त दिख रहा है, क्योंकि नेता खुले तौर पर दावा कर रहे हैं कि केवल उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हैं। बता दें, कांग्रेस कर्नाटक से 20 से अधिक लोकसभा सीटें हासिल करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इसलिए कांग्रेस अभी से लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए खेल खेलने लगी है। जेडीएस जो दक्षिण कर्नाटक में कांग्रेस से हार गई और विधानसभा चुनाव में 19 सीटें ही जीतने में कामयाब रही, ऑपरेशन पंजा से चिंतित है। कांग्रेस 10 से अधिक विधायकों को तोड़ने के लिए तैयार है और पार्टी को झटका देने की योजना बना रही है। कांग्रेस ने अगले लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस ने अपनी चुनाव समिति की घोषणा की है, जिसमें 16 नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा इस समिति में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री, एन उत्तम कुमार रेड्डी, टीएस सिंह देव, केजी जोग्रे, प्रीतम सिंह, मोहम्मद जावेद, अमी याग्निक, पीएल पुनिया, ओंकार मरकाम और केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। कुल मिलाकर पार्टी ने इसमें तजुर्बेकार नेताओं को तरजीह दी है। कांग्रेस के तेज तर्रार कामों से लगता है कि अब कांग्रेस चौथे 5वें गियर पर चलकर स्पीड पकड़ रही है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर तनाव बरकरार है। जालना में शुक्रवार को आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांगते हुए कहा है कि जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं किया जा सकता है। सोमवार को कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान जालना, संभाजीनगर, बारामती और नांदेड़ में प्रदर्शन देखे गए। बता दें, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है और लोग इसे लेकर सड़कों पर आते रहे। इस बार ये मामला खासतौर पर जालना में हुए लाठीचार्ज के बाद हिंसक हो गया है। शुक्रवार लाठीचार्ज के बाद 42 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए। बसों को आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद बीजेपी की सरकार और फडणवीस निशाने पर आ गए हैं। योगी सरकार में मंत्री सतीश शर्मा के शिवलिंग के पास हाथ धोने का वीडियो वायरल होने के बाद अब विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है।
जबकि इससे पहले बीजेपी डीएमके नेता स्टालिन के बयान पर इंडिया गठबंधन पर हमला कर रही थी। वायरल वीडियो में एक पुजारी सतीश शर्मा को शिवलिंग के पास हाथ धोने में मदद कर रहे हैं। राज्य कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा है कि सतीश शर्मा ने सनातन धर्म का अपमान किया है और पूछा क्या हम जल अर्पित करते समय और श्रद्धांजलि अर्पित करते समय अपने हाथ धोएंगे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा कि यूपी के मंत्री ने भगवान शिव का अपमान किया और उनके इस्तीफे की मांग की है। पीटीआई समाचार एजेंसी ने उनके हवाले से कहा है केवल वो लोग ही ऐसा कर सकते हैं जिन्हें सनातन धर्म की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस धर्म विरोधी कृत्य के लिए उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन ने भी कहा है कि वीडियो भाजपा का असली चरित्र दिखाता है और पूछा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंत्री को कब निष्कासित करेंगे। हालांकि इस पर मंत्री सतीश शर्मा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जल से, शहद से, दूध से, अन्य चीजों से अभिषेक करने पर बाहर जाकर हाथ नहीं धोए जाते। शिवलिंग के पास वाली जगह पर ही हाथों में लगी सामग्री को हाथों से रख दिया जाता है। सतीश शर्मा ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से तूल दे रहा है और उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा मैं एक सनातनी शिव भक्त हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। सनातन धर्म को लेकर दिए गए उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी के हमले के बाद अब कांग्रेस की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक राजनीतिक संगठन को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और कांग्रेस हर किसी की आस्था का सम्मान करती है। इस बयान के साथ कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उदयनिधि स्टालिन का बयान उनके संगठन का निजी मामला है और इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है। तो सवाल है कि इस बयान के मायने क्या हैं? क्या कांग्रेस डीएमके नेता के बयान के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती? कम से कम केसी वेणुगोपाल के बयान से तो यही लगता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार वेणुगोपाल ने कहा हमारा विचार स्पष्ट है, सर्वधर्म समभाव कांग्रेस की विचारधारा है। इधर पार्टी के नेता कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा ये स्टालिन के निजी विचार हो सकते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। सनातन धर्म को लेकर दिए गए उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई ने कहा है कि कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है, भगवान की नज़र में हम बराबर हैं। मेरा सवाल ये है कि भाजपा को धर्म का प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार किसने दिया? जब भाजपा से जुड़े दलों के नेता प्रभु श्रीराम का अपमान करते हैं तो भाजपा कभी कुछ नहीं कहती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता है वो बीमारी जैसा है। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता है या आपको मानव होने की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता है वो मेरे अनुसार धर्म नहीं है। कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता है वो बीमारी जैसा है। बीजेपी को अब सनातन धर्म का मुद्दा मिल गया है। एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान को बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लपक लिया है। अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन हिंदू धर्म को खत्म कर सत्ता हथियाना चाहता है। गृह मंत्री शाह ने राजस्थान में कहा कि इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दल कांग्रेस और डीएमके कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 दिनों से इंडिया गठबंधन को देख रहा हूं। आप सत्ता चाहते हैं, लेकिन किस कीमत पर? पिछले 2 दिनों से आप इस देश की परंपरा, इस देश के इतिहास, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख दल कांग्रेस और डीएमके मंत्री के पुत्र और एक मुख्यमंत्री के पुत्र कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भाजपा पर सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि वो अपने शब्दों पर कायम है। उन्होंने कहा कि वो अपने खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। उदयनिधि ने कहा कि उनके भाषण के अंश वीडियो पर उपलब्ध हैं। भाजपा नेताओं को चाहिए कि वो उसे सुने। इस बीच दिल्ली में एक वकील ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। इस विवाद की शुरुआत शनिवार को हुई थी। एक कार्यक्रम में तमिलनाडु की डीएमके सरकार में मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की और कहा कि इसका सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए।
उनकी टिप्पणी से हंगामा मच गया और भाजपा ने इसकी आड़ में न सिर्फ डीएमके बल्कि विपक्षी दल इंडिया के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान को बीजेपी जमकर प्रचारित कर रही है। इस बयान के विरोध में दिल्ली बीजेपी ने तमिलनाडु भवन के सामने प्रदर्शन किया। इसके अलावा बीजेपी नेता रविशंकर ने सोमवार को कहा, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ की गई अपनी बेशर्मी भरी टिप्पणी को दोहराया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, कोरोना और मलेरिया से की है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी क्यों खामोश हैं। राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं, अपने गोत्र की बात करते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव क्यों खामोश हैं? यह स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए घमंडिया संगठन का जमावड़ा है। वो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। वहीं इंडिया गठबंधन को घेरते हुए अनुराग ठाकुर बोले, घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहें या ना रहें, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार हिंदुओं पर हमला करने का प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद एक दूसरे नेता ने किया है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती को पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा में अनदेखा किया है। इस यात्रा को पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई थी। इस पर 64 वर्षीय उमा भारती ने एनडीटीवी से कहा, हो सकता है कि भाजपा नेता घबरा गए हों कि अगर मैं वहां रहूंगी तो पूरी जनता का ध्यान मुझ पर होगा। उमा ने कहा, अगर सिंधिया ने 2020 में सरकार बनाने में मदद की थी तो मैंने भी 2003 में बड़ी मोहब्बत वाली सरकार बनाने में मदद की थी। उन्होंने कहा, मैं सिंधिया को भतीजे के रूप में प्यार करती हूँ, लेकिन कम से कम मैं यात्रा के शुभारंभ पर आमंत्रित किए जाने के योग्य तो थी ही। भले ही मैं वहाँ नहीं जाती, लेकिन मैं फिर से भाजपा के लिए प्रचार करूँगी और वोट मांगूंगी। पार्टी आगामी चुनाव में जीत हासिल करेगी। बता दें कि तेज तर्रार उमा भारती कभी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की करीबी मानी जाती थी। मोदी सरकार द्वारा चौंकाने के अंदाज में बुलाए गए संसद के विशेष सत्र से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया और कांग्रेस ने रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के फ्लोर नेता 5 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आधिकारिक आवास पर मिलेंगे। बैठक खड़गे ने बुलाई है। इधर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने भी मंगलवार को पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई। 18 से 22 सितंबर के बीच होने वाले संसद के विशेष सत्र के लिए विपक्षी दल अपनी रणनीति तय करेंगे। हालांकि 5 दिवसीय सत्र का एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि सरकार लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। अटकलें तो महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में 2018 में पाकिस्तान के पक्ष में कथित तौर पर नारा लगाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाला हल्फनामा दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें लोन बिना शर्त ये स्वीकार करें कि जम्मू कश्मीर वो भारत का अभिन्न अंग है और वो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वो उनकी याचिका पर तभी सुनवाई करेंगे जब वो मंगलवार को एक हलफनामा दाखिल करके भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ लें और देश की संप्रभुता को स्वीकार करने का वादा करें। इससे पहले कश्मीरी पंडितों की संस्था रूट्स इन कश्मीर की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि मुख्य याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर लोन 2002 से 2018 तक जम्मू और कश्मीर विधानसभा के सदस्य थे। उसमें आरोप लगाया गया है कि विधानसभा में ही वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर हैरानी जताते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी अदालत का आदेश मानते हुए मंगलवार को एक हलफनामा दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि अदालत में आज जो हुआ उससे आगे जाने की जरूरत है। अब्दुल्ला ने सवाल किया, आखिर 2018 में विधानसभा में जो हुआ वो 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा बना है। उन्होंने हलफनामा की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अकबर लोन तो 2018 के बाद 2 बार ऐसा कर चुके हैं। पहली बार जब उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था और दूसरी बार जब उन्होंने संसद में शपथ ली। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा उस समय विधानसभा अध्यक्ष भाजपा के थे। आखिर उन्होंने मोहम्मद अकबर लोन के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आज उस मामले को इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि सरकार आज तनाव में है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए भाजपा के जम्मू और कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि जब जम्मू के सुंजवा में आतंकवादी हमला हुआ था और पूरा देश गुस्से में था, उसमें हमारी सेना के जवान शहीद हुए थे, उसी वक्त जम्मू और कश्मीर की विधानसभा चल रही थी, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मोहम्मद अकबर लोन ने पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी की थी। उसके बाद विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था। रविंद्र रैना बोले, भाजपा के तमाम विधायकों ने उस वक्त विधानसभा में जबरदस्त रोष और हंगामा किया था। उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा को समाप्त कर दिया गया था। वो कहते हैं कि आज वही अकबर लोन सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करते हुए याचिका दायर कर रहे हैं। मन में पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट में संविधान, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आज नेताओं को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने भारत में रहकर देश को तोड़ने की साजिश की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन नहीं जीतता है तो पूरा देश मणिपुर और हरियाणा बन जाएगा। वो इस साल मई से मणिपुर में बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा और हाल ही में हरियाणा में एक धार्मिक जुलूस के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र करते हुए चेता रहे थे। स्टालिन स्पीकिंग फॉर इंडिया पॉडकास्ट श्रृंखला की पहली कड़ी में बोल रहे थे। डीएमके प्रमुख ने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष राजनीति और समाजवाद को बहाल करने के लिए किया गया है। बीजेपी का जिक्र करते हुए उन्होंने चेताया कि यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो कोई भी भारत को नहीं बचा सकता। स्टालिन ने 2002 के गुजरात दंगों का भी जिक्र किया और कहा कि 2002 में गुजरात में बोई गई नफरत के परिणाम स्वरूप 2023 में मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा और हरियाणा में सांप्रदायिक झड़पें हुई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना जिले में भूख हड़ताल करने वाले मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल को विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद बातचीत के लिए बुलाया। राज्यसभा सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले ने भी इस मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे से चर्चा की मांग की। मनोज जारंगे पाटिल ने फडणवीस का इस्तीफा मांगते हुए कहा है कि न केवल फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए बल्कि उन्हें भाजपा में रहने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए। सीएम एकनाथ शिंदे को फडणवीस को अपने मंत्रालय में नहीं रखना चाहिए या फिर शिंदे को खुद मंत्रालय छोड़ देना चाहिए। वहीं फडणवीस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पहले पुलिस पर हमला किया। उन्होंने पुलिस से कहा कि हमारे लोगों पर हमला करो। वो खुद तो यहाँ नहीं आ रहे हैं लेकिन दूसरों पर तंज कस रहे हैं कि आप गृह मंत्री हैं। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर अपने मिशन पर है। इस बीच इसरो ने सोमवार सुबह बताया कि विक्रम लैंडर ने किक स्टार्ट की प्रक्रिया पूरी की। इसके तहत लैंडर ने एक जंप टेस्ट करते हुए दोबारा चंद्र सतह पर लैंडिंग की। उम्मीद के मुताबिक इसने खुद को लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और फिर 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से उतर गया। इस प्रक्रिया को एजेंसी ने किक स्टार्ट बताया है। इससे पहले इसरो ने बताया था कि रोवर प्रज्ञान अपना काम पूरा कर स्लीप मोड में चला गया है। इसके अलावा अब इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन में चांद की सतह पर उतरने वाला विक्रम लैंडर भी स्लीप मोड में चला गया है। इस ट्वीट में इसरो ने लिखा है, विक्रम लैंडर आज भारतीय समय अनुसार सुबह लगभग 8 बजे स्लीप मोड में चला गया। इसरो ने बताया, सौर ऊर्जा और बैटरी खत्म हो जाने पर विक्रम प्रज्ञान के बगल में सो जाएगा। 22 सितंबर 2023 के आसपास उसके जागने की उम्मीद है। इसरो ने यह भी बताया था कि 22 सितंबर को जब सूर्योदय होगा तब ये पेलोड में लगे सोलर पैनल को प्रकाश मिलेगा। रिसीवर को ऑन रखा गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार दोपहर अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग इस सप्ताह के अंत में दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका मतलब ये भी है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली में उपस्थित नहीं होंगे क्योंकि चीन अपने 2 सबसे महत्वपूर्ण नेताओं को एक ही समय में विदेश नहीं भेजता है। दोनों एक ही कार्यक्रम में मौजूद होना तो दूर की बात है, चीन से पहले रूस की ओर से भी बताया गया था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत नहीं आएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।